हेलो दोस्तों, मैं हूं एजुकेटर शुभम पांचाल। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं झारखंड लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 2008 की प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए विभिन्न क्वेश्चंस को। यह है इसका पार्ट नंबर 1 और यह सीरीज चलाई जा रही है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एवं बीपीएससी की आप हमसे जुड़कर प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे पेड कोर्सेज में, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेड कोर्सेज को, तो कॉल कीजिए 9696066089 या 8564880530 पर। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर एक वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था। आपको बताना है इन चारों ऑब्जेक्ट में से ऐसे कौन से अतिथि थे जिनको ऐसे कौन से देवता थे जिनको अतिथि की उपाधि दी जाती थी। तो आपको याद होगा इसका राइट आंसर है आपकी अग्नि। बिल्कुल अग्नि है, बिल्कुल सही है। देखिए ऋग्वेदिक देवताओं की बात करें तो ऋग्वेदिक देवताओं में अग्नि अतिथि की उपाधि देकर बुलाया जाता था और अग्नि को ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता भी माना गया है। ध्यान रखिएगा, अग्नि को ऋग्वेद में द्वितीय महत्वपूर्ण देवता भी माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? अग्नि इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2। स्तूप से संबंधित सही है। आपको बताना है महापरिनिर्वाण संबंधित है स्तूप आपका, या धर्मचक्र से, या सांड से, या महानिभिष्क्रमण से। तो आप सभी को याद होगा कि स्तूप का संबंध है आपका महापरिनिर्वाण से। बिल्कुल स्तूप का संबंध किससे है आपका? महापरिनिर्वाण से है। महात्मा बुद्ध जी का बारे में आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल देखिए, महात्मा बुद्ध जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर कुशीनगर पहुँचे थे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, मृत्यु के बाद जो बुद्ध के शरीर थे उनको 8 भागों में बांट दिया गया था और 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था और वहाँ पर उनको रख दिया गया था। तो स्तूप किससे संबंधित है? तो महापरिनिर्वाण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जातक से संबंधित वर्णन है बुद्ध के निर्वाण के, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा से, या धर्मचक्र पर्वत से। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वह है आपका थर्ड वाला, बुद्ध के पूर्व जन्म के कथन से जातक शब्द को गया है। मतलब महात्मा बुद्ध का जो जन्म, पूर्व जन्म की कथा है, उन सभी को जातक माना गया है। और जातक कथाओं में जो बुद्ध है उनके शाक्य वंश में उत्पन्न होने के पूर्व जन्मों का विभिन्न प्रकार का वर्णन दिया गया है। और इनमें अनेक प्रकार की धर्म ग्रंथों की गुफा चित्रकला, जैसे आपने नाम सुना होगा अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, इन गुफाओं का भी वर्णन किया गया है। और जातक कथाओं का बुद्ध धर्म के प्राथमिक जो ग्रंथ है महापादन तथा आचार्य भूत जो सुत्त में वर्णन है, ये सभी के सभी इससे संबंधित है। तो क्वेश्चन ये था कि जातक से संबंधित क्वेश्चन था कि जातक से संबंधित वर्णन सही क्या है। तो बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उन सभी को जातक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर का, शक संवत कब से माना जाता है। आप सभी को बताना है शक संवत कब से माना जाता है। 57 बीसी से, 78 एडी से, 248 बीसी से, या 319 एडी से। तो देखिए शक संवत की बात करें तो शक संवत माना जाता है आपका 78 एडी से। ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ हुआ था, जिसमें जो कुषाण के महान राजा थे कनिष्क, उनके द्वारा यह शुरू किया गया था। और जो दक्षिण राज्य जो सांची तथा पूर्व में जो मगध है, यहाँ तक यह फैला हुआ था। और इसने कनिष्क की बात करें तो कनिष्क ने इनकी राजधानी बनाई थी पुरुषपुर, जिसको बोलते हैं पेशावर, पुरुषपुर की राजधानी बनाई थी। और इनकी जो दूसरी राजधानी थी वह थी इनकी मथुरा। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह शक संवत कब से शुरू किया गया था? 78 एडी से शुरू किया गया था। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल भी बताई है। और कनिष्क की ध्यान रखिएगा, पूछ चुके हैं क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में, कि झारखंड पीएससी में, कि कनिष्क किस धर्म की शाखा का अनुयायी था। तो ध्यान रखिएगा कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का भी अनुयायी था। तो शक संवत कब से शुरू किया गया है? शक संवत 78 एडी से शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5।
निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? पांचवें बृहत स्तंभ लेख को, तीसरे लघु स्तंभ लेख को, पहले लघु स्तंभ लेख को या दूसरे बृहत स्तंभ लेख को? तो देखिए रानी अभिलेख की बात करें तो रानी अभिलेख कहा जाता है तीसरे लघु स्तंभ लेख को। किसको कहा जाता है? तीसरे लघु स्तंभ लेख को रानी लेख कहा जाता है। क्योंकि जो अशोक के स्तंभ लेख की यदि हम बात करें तो देखिए अशोक के स्तंभ लेख की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वह ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा का इनमें प्रयोग किया गया था। और यदि हम तीसरे लघु स्तंभ लेख की बात करें तो इन लेख को जो जारी करने वाली महिला थी या लेख को जारी करने वाली जो रानी थी वो थी कारुवाकी। देखिएगा रानी का नाम क्या था? कारुवाकी थी। बाकी की जो बोल सकते हैं कि आप रानी अभिलेख किसको कहा जाता है, तो रानी अभिलेख सिर्फ इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि रानी कारुवाकी द्वारा उनको लेख को जारी किया गया था। तो यह है राइट आंसर इसका, तीसरा लघु स्तंभ लेख रानी अभिलेख को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरुष्क दंड लगाया था? देखिए तुरुष्क दंड के बारे में कई प्रकार से पूछा गया है, जयचंद्र, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव या विजय चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चंद्रदेव। देखिए चंद्रदेव ने बोल सकते हैं जो तुरुष्क दंड नामक टैक्स लगाया था या कर लगाया था, ये आप याद रखिएगा। तुरुष्क तुरुष्क दंड क्या था, मैं इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए चंद्रदेव की अगर बात करें तो चंद्रदेव ने 1090 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1089 ईस्वी के आसपास गोपाल को हराकर अपना आधिपत्य कन्नौज पर स्थापित कर लिया था। कहाँ पर स्थापित कर लिया था? कन्नौज पर चंद्रदेव ने अपना आधिपत्य 1089 ईस्वी पर स्थापित कर लिया। और चंद्रदेव ने ही गढ़वाल जो गढ़वाल वंश है उनकी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और तुरुष्क दंड नामक एक नया टैक्स चंद्रदेव द्वारा लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रदेव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? आपको बताना है इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए यदि हम सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई तो देख लेते हैं। सीमा विस्तार की जो नीति है वो इल्तुतमिश ने अपनाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनाई थी, परंतु बलबन द्वारा ऐसी नीति नहीं अपनाई गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? बलबन। देखिए बलबन जो थे, गयासुद्दीन बलबन की अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन जो बलबन हैं वो इलबरी जाति के थे, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सीमा विस्तार की नीति बिल्कुल भी नहीं अपनाई थी, ध्यान रखिएगा। बलबन ही ऐसा पहला शासक था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखिएगा राजत्व जो है ना, राजत्व का सिद्धांत, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके समय काल में शुरू हुआ था तो वह था बलबन, ध्यान रखिएगा। तो बलबन ने ही राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने बरनी में इसे अभिव्यक्त भी किया था। और ये राजत्व को क्या कहा जाता था इनके समय में? नियावत एक खुदाई के नाम से इनको क्या कहा जाता था? राजत्व के रूप में माना जाता था। और जिले इलाही वाला जो शब्द है वो भी इनके समय काल में उत्पन्न हुआ है। तो क्वेश्चन ये था कि सीमा विस्तार की नीति इनमें से किसने नहीं अपनाई है? तो बलबन ने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने या बलबन ने। तो देखिए दशमलव प्रणाली के आधार पर जो सेना का गठन किया था वह किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा यही सुसंगठित सेना जो थी वह अलाउद्दीन की विभिन्न प्रकार की जो विजय आकांक्षा हैं उनकी बोल सकते हैं कि उनके लिए बहुत अधिक रही है। ध्यान रखिएगा जो भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय काल में जो भी विजय संबंधी सेना रही है वो कहीं ना कहीं दशमलव प्रणाली के आधार पर जो उनका सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इस चीज़ के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर रज़्मा की उपाधि प्रदान की? आपको बताना है मंसूर, दौलत, अबुल हसन या विशन दास। तो इसका राइट आंसर है आपका अबुल हसन। क्या इसका सही उत्तर? अबुल हसन। देखिए जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उज़्मा की उपाधि प्रदान की थी तो वह थे आपके अबुल हसन। ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय में जो अबुल हसन थे उनको नादिर उज़्मा और उस्ताद मंसूर को नादिर उर अस्त्र, ध्यान रखिएगा अबुल हसन को क्या कहा जाता था? नादिर उज़्मा अबुल हसन कहा जाता था। और इन्हीं के साथ साथ जो जहांगीर के समय काल में जो उस्ताद थे मंसूर साहब उनको नादिर उर अस्त्र की उपाधि भी
दी गई थी। तो क्वेश्चन ये था कि जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उज़्मा की उपाधि दी गई थी, तो वह दी गई थी अब्बुल हसन को। देखिए विभिन्न प्रकार की उपाधि जरूर पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछ चुके हैं। और किससे संबंधित कौन थे, जैसे उस्ताद मंसूर साहब जो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार माने जाते हैं, ऐसे याद होना चाहिए। यदि हम अबुल हसन की बात करें तो अबुल हसन व्यक्ति चित्रकार में महारत इनको हासिल थी, और मुगल काल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल भी कहा जाता है, ये भी आपको चीज़ याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन था कि जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उज़्मा की उपाधि प्रदान की है, तो वह है आपके अबुल हसन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। किसने कहा था, कोटेशन है, हमें जर्जर वृक्ष के तने पर क्या करना चाहिए, शाखाओं तो सतह गिर जाएगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंध तक लहराना चाहिए। शिवाजी, बालाजीराव विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या बाजीराव प्रथम। तो देखिए इसकी यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका शिवाजी, वीर शिवाजी ने ऐसा कहा था। बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, नहीं नहीं माफ़ कीजिएगा, यह कहा था बाजीराव प्रथम ने, माफ़ कीजिएगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर राइट आंसर है इसका बाजीराव प्रथम। बिल्कुल। देखिए बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के एक भारी पत्तन से मराठाओं के लिए बोल सकते हैं लाभ उठाने का इन्होंने निश्चय किया था। तो बाजीराव प्रथम की यदि बात की जाए तो बाजीराव प्रथम ने कहा था कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर क्या करना चाहिए, शाखाएं तो सतह गिर जाएगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंध तक लहराना ही चाहिए। और ध्यान रखिएगा, बाजीराव प्रथम के बारे में कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम ऐसा पेशवा था जिसने अपने जीवन काल में कभी भी युद्ध नहीं हारा। इन्होंने 40 के 40 युद्ध पूर्ण रूप से विजय किए थे। तो ये राइट आंसर है बाजीराव प्रथम का, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, एक कोटेशन भी पढ़ लीजिएगा इसको कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर क्या करना चाहिए, शाखाएं तो सतह गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंध तक लहराना चाहिए, बाजीराव प्रथम द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11। सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय कौन था, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अंग्रेज। तो आप सभी को ज्ञात होगा, यदि व्यापारिक संबंध की बात करें तो पुर्तगाली इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सर्वप्रथम भारत में जो व्यापारिक संबंध रखने वाला जो पूरा यूरोपीय व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा, जो यूरोपीय व्यक्ति था वो था वास्को डिगामी, जो पुर्तगाली नाविक था। ध्यान रखिएगा क्या था, एक पुर्तगाली नाविक था, जो 7 मई 1498, ध्यान रखिएगा 7 मई 1498, बिल्कुल 7 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर पहुँचा था, और इसी ने एक नए समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। और यह मार्ग आज वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ से लेकर अफ्रीका के पश्चिम होते हुए इन्होंने बनाया था, और आज वर्तमान में भी यह है। ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय कौन था, तो वह था आपका पुर्तगाली वास्को डी गामा। कब आया था, 7 मई 1498 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था, चाय, अफीम, कॉफ़ी या शोरा। तो आप सभी को ज्ञात होगा इसका उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था, तो वह होता था अफीम का। देखिए चाय हुआ करती थी, कॉफ़ी हुआ करती थी, शोरा हुआ करता था, परंतु अफीम का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल जो था उसमें अफीम की खेती को सरकारी बढ़ावा नहीं दिया गया। इसका प्रचलन यदि हम देखें तो राजस्थान वाले क्षेत्र में बहुत पहले से था, और अंग्रेजों ने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर अधिक उत्पादन दिया जो विदेश में सबसे अधिक व्यापार उन चीज़ों का किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, विदेशों में अफीम का व्यापार नहीं किया जाता था, इसलिए उन्होंने इसका उत्पादन यहाँ भारत में बिल्कुल भी बहुत कम रूप से किया है। और अंग्रेज के यदि हम व्यापार की बात करें तो वो चाय, कॉफ़ी, शोरा, कपास, नील, रेशम, विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक फसल है ना, ये जो राजस्व जो व्यापार वाली जो दृष्टि है उनको उन्होंने चीज़ को आगे बढ़ाया था, परंतु अफीम को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए अफीम इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कांग्रेस की स्थापना किसने की था, आप सभी को ज्ञात होगा, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय कांग्रेस की यदि हम बात करें तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को जो ब्रिटिश सिविल लाइन सेवक जो थे ए.ओ. ह्यूम, इनके प्रयास से बम्बई में भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी। कहाँ कर दी गई थी, भारतीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कर दी गई थी 1885 में। किसके द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। यदि हम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश पंत बनर्जी, ये भी याद रखिए। परंतु क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया,
6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930। तो आप सभी को ज्ञात होगा जो गांधी जी ने दांडी समुद्र पर जो नमक कानून को तोड़ा था, नमक कानून का उल्लंघन किया था, वह किया था 6 अप्रैल 1930 को। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर अवैध रूप से जो नमक बनाकर नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। देखिए इसकी थोड़ी डिटेल मैं आपको देना चाहूँगा। आज सभी को ज्ञात होगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके दौरान 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने उनके साथ 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है वहाँ से एक दांडी यात्री जो दांडी नामक स्थान था जो नवसारी जिला गुजरात में पड़ता है वहाँ से मार्च में शुरू किया था, है ना। और लगभग 385 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 5 अप्रैल 1930 को जब वह दांडी पहुंचे और अगले दिन उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाया और नमक कानून को उन्होंने तोड़ा और यह आंदोलन बहुत व्यापक रूप से फैल गया था। और इसी आंदोलन के रूप में गांधी जी ने एक कोटेशन भी दिया था, एक कहा भी था कि हमने रोटी मांगी थी लेकिन हमें क्या मिला? पत्थर। मतलब उन्होंने ऐसा कहा था कि हमने रोटी मांगी थी लेकिन पत्थर मिला। तो गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित ये डिटेल आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? तो मैं आपको बता चुका हूँ, 6 अप्रैल 1930 को किया। अगले क्वेश्चन नंबर 15 भूगोल से संबंधित है। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? आपको बताना है हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है। तो आप सबको याद होगा वृहद हिमालय श्रेणी हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी में से। आप चारों ऑब्जेक्ट देख लीजिए, वृहद, निम्न, धौलाशय या शिवालिक। तो सही उत्तर है आपका वृहद हिमालय श्रेणी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो वह है आपका वृहद हिमालय श्रेणी हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीन श्रेणी है, जिसका विस्तार यदि हम देखें तो जो सिंधु नदी है जो कि नंगा पर्वत ब्रह्मपुत्र वहाँ से लेकर नामचा बाबा पर्वत तक है और इसका विस्तार देखें तो लगभग 2500 किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसकी ऊंचाई की बात करें या इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है इसकी लगभग 120 से 190 किलोमीटर की बोल सकते हैं कि इसकी चौड़ाई है। और ध्यान रखिएगा हिमालय आज भी एक नवीन पर्वत की श्रेणी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तीनों श्रेणी पढ़ लीजिएगा, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और जो लास्ट वाला है निम्न हिमालय या लघु या शिवालिक हिमालय। तो क्वेश्चन था कि हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो आप सभी को ज्ञात हो गया होगा वह है आपका वृहद हिमालय। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? आप सभी को ज्ञात होगा सोन, कोसी, गंडक या दामोदर। तो इसका सही उत्तर है आपका दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बिल्कुल, देखिए हुगली की जो सहायक नदी है दामोदर बंगाल का शोक कहलाती है। किसकी सहायक नदी है? ये हुगली की सहायक नदी है और इसे बंगाल का क्या कहलाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब यदि यह नदी की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको पता होगा झारखंड के हजारीबाग पठार से यह नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड के हजारीबाग से यह नदी निकलती है और लगभग 240 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 240 किलोमीटर तक यह प्रभावित होती है और जिसमें अत्यधिक जल संग्रहण की व्यवस्था होती है। जल संग्रहण के कारण इसमें 18,000 किलोमीटर तक क्षेत्र जो है उसमें यह तबाही भी अधिक मचाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक या बंगाल का दुख कहा जाता है। तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17। भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण बंजर होता जा रहा है? तो मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, राख या लेटराइट मिट्टी। तो ये क्वेश्चन मैंने 2003 में भी पूछा गया था, उसमें उस समय डिस्क्राइब किया था। आप फिर याद रखिएगा इसका राइट आंसर है आपका लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा एक बार, क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम कि भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो लोहे के अतिरेक होने के कारण बंजर होते जा रही है? तो वह है आपकी लेटेराइट मिट्टी। देखिए लेटेराइट मिट्टी वहीं होती है जहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ये भारी वर्षा और जो उच्च तापमान है उसके कारण क्या होती है? मिट्टी में निक्षलन की प्रक्रिया अधिक गति से होती है, जिसके कारण मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है और यह मिट्टी क्या हो जाती है? उर्वराहीन हो जाती है, मतलब इसमें उर्वरा शक्ति बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसी कौन सी मिट्टी है जो प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण बंजर होती आ रही है? तो वह है आपकी लेटेराइट मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। मासिनराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस स्टेट में है? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय में। तो आप सभी को ज्ञात होगा मासिनराम की यदि बात की जाए तो मासिनराम है आपका मेघालय स्टेट में, अर्थात मेघालय जिले में यह है, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। ध्यान रखिए उत्तर पूर्वी भारत भी है और विश्व या भारत की हम भारत की बात करें तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिनराम है वो मेघालय राज्य में स्थित है और लगभग यहाँ पर प्रति वर्ष 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मौसिम राम में जो चेरापूंजी का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है और लगभग कितनी वर्षा होती है यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी संरचना कीपनुमा संरचना है, मतलब छोटे मुँह वाले सिर के अंदर बोलते हैं ना, वो छोटे मुँह वाले आपने कीप देखी होगी, उस प्रकार की जो कीप होती है वैसी यहाँ पर वर्षा होती रहती है। तो ध्यान रखिएगा कीपानुसार यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उसके कारण यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। तो राइट आंसर इसका मेघालय स्टेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। भारत में आप्लावी वन, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर पाए जाते हैं? अप्लावी वन की बात करते हैं हम, फ्लूवल फॉरेस्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप सभी को ज्ञात होगा अंडमान हिंद के दक्षिण ढाल, सुंदरवन या अरावली। तो इसका सही उत्तर है अप्लावी वन की। अगर हम बात करें तो वह इसका सही उत्तर है आपका थर्ड वाला सुंदरवन। देखिए भारत का जो सुंदरवन है, मतलब जो पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा क्षेत्र है वही सुंदरवन, आप सभी को ज्ञात होगा। यह एक प्रकार का अप्लावी वन है। अप्लावी वन को आप मैंग्रोव वन भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका दूसरा नाम होता है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। तो ध्यान रखिएगा अप्लावी या मैंग्रोव वन कहा जाता है। और यह दलदली मिट्टी में पैदा होते हैं और इनमें जल सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है। और यह जो वन होते हैं ये एक रूप से संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संक्रमण क्षेत्र मतलब जो समुद्री जल है और नदी जल है, इन दोनों के कारण यह क्या होते हैं, बहुत अधिक जल सक्षम, मतलब जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इन्हें अप्लावी वन भी कहा जाता है। तो याद रखिए आप, तो भारत में अप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में भी अप्लावी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में यदि हम देखें तो आप महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के विभिन्न प्रकार के डेल्टाई क्षेत्र देख लीजिए, या गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको इस प्रकार के वन देखने को मिल जाएंगे। परंतु सबसे अधिक देखा जाए तो सुंदरवन मैंग्रोव वन में सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20। किसी शुष्क प्रदेश में वृहत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निक्षेपण लक्षण क्या कहलाता है? पेडीमेट, बालसोन, अपवहन द्रोणी या बजादा। तो आप सभी को ज्ञात होगा, इसको जो राइट आंसर है वो है आपका बालसोन। क्या है इसका राइट आंसर? आपका बालसोन। देखिए बालसोन क्या होता है मैं आपको बारे में बताता हूँ, थोड़ी डिटेल देता हूँ। देखिए तो बालसोन का मतलब ये होता है कि बालसोन ऐसा मरुस्थल क्षेत्र होता है जहाँ पर जल के बाहर निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं होती। वो क्या होता है, जैसे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके बीच में जल है और ये जल बाहर नहीं निकल सकता, उसको बोलते हैं बालसोन। तो किसी शुष्क प्रदेश में वृहद सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निरपेक्षण लक्षण क्या कहलाता है? बालसोन कहलाता है। और सीधी सी लैंग्वेज में यदि हम बालसोन को समझाऊं मैं आपको, तो बालसोन क्या होता है कि ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र या ऐसा बेसिन होता है जहाँ पर जल के बाहर निकलने की जगह नहीं होती और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है। तो सही उत्तर इसका आपका द्वितीय वाला बालसोन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। निम्नलिखित बांधों में एक सिंचाई के लिए नहीं है। आपको बताना है, बस 4 बांध दिए गए हैं जिनमें से एक सिंचाई के लिए नहीं है। भवानी सागर, भाखड़ा नागल, शिव समुद्रम या कृष्णराज सागर। तो देखिए भवानी सागर से भी होती है, भाखड़ा नागल से, कृष्णराज सागर से, परंतु यदि हम शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम बांध का मुख्य उद्देश्य आपका जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत उत्पादन करना, ना कि फसलों के लिए पानी देना या विभिन्न प्रकार की जल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए नहीं। मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या में किया जाता है? जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम आपका जो बांध है वह कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात पर है और यहाँ पर कर्नाटक का जो मांड्या जिला है वहाँ पर यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, जहाँ से कावेरी नदी की 2 जलधाराएं निकलती हैं। ध्यान रखिएगा गगन चुक्की और भार चुक्की, 2 जलधाराओं का नाम क्या है आपका? एक है आपका गगन चुक्की और दूसरा है आपका भार चुक्की। ये 2 जलधाराएं आपस में बढ़ जाती हैं। और यदि हम देखें एशिया का पहला जल विद्युत जो पावर स्टेशन है वह भी शिव समुद्रम में बनाया गया था 1905 में। ध्यान रखिएगा 1905 में शिव समुद्रम में एशिया का सबसे पहला पावर स्टेशन भी यहीं बनाया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह था कि बांधों में से सिंचाई के लिए नहीं है, तो वह आपका शिव समुद्रम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। भारत में मृदा अपक्षय की समस्या किससे संबंधित है? तो वनोन्मूलन से, अतिशय वर्षा से, अतिचारण से। तो आपको ज्ञात होगा अतिशय और अतिचारण से, अतिशय और अतिचारण से। अब सबसे पहली बात, अपक्षय क्या होता है? यदि आपको अपक्षय नहीं पता है तो आप इसका राइट आंसर नहीं दे सकते। तो देखिए अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों का ताप, उसका दाब, उसकी जलवायु, वनोन्मूलन, अतिचारण, विभिन्न प्रकार के जीव की उपस्थिति के कारण जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद जब वो मिट्टी का निर्माण होता है और उस मिट्टी के निर्माण में जब उर्वरा शक्ति इनबिल्ट होती है या उर्वरा शक्ति होती है
या उसमें विभिन्न प्रकार के जो पादप समूह होते हैं, और ये धीरे धीरे अच्छे रहते हैं जब तक वह मिट्टी सिर्फ मिट्टी के रूप में रहे। यदि उसमें परिवहन का मार्ग बना दिया जाए या उसमें अधिक वर्षा होने के कारण अपर्दन हो जाए या विभिन्न प्रकार का अपक्षय हो जाए, तो वह जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो वो सब चीज़ क्या कहलाती हैं, आपकी अपक्षय कहलाती हैं। तो अतिशय वर्षा और अतिचारण, देखिए अतिचारण से भी उर्वरा शक्ति कम होती है, एक उदाहरण है। और अतिशय वर्षा अधिक बारिश से भी जो है बोल सकते हैं कि जो मृदा अपक्षय है उसकी प्रक्रिया तेज होती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए। जैसे भारत जैसे देशों में देखें तो पशुओं की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण अतिचारण भी अधिक होता है और जिसके कारण मृदा अपक्षय की संभावना भी अधिक रूप से बनी होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि भारत में मृदा अपक्षय की समस्या सबसे अधिक किससे संबंधित है, तो अतिशय और अतिचारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? आपको बताना है प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो आप सभी को ज्ञात होगा, सिंदरी में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था। देखिए झारखंड के यदि हम धनबाद जिले की बात करें तो झारखंड का धनबाद जिला है, वहाँ पर है सिंदरी, एक नगर है, सिंदरी नगर है, जहाँ पर भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में कब लगाया गया था? 1951 में लगाया गया था, जिसमें रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? यह झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी नगर में लगाया गया था सन 1951 में। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? 300 मिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 150 बिलियन वर्ष या 100 बिलियन वर्ष। तो आप सभी को ज्ञात होगा 4.6 बिलियन वर्ष पृथ्वी तल की लगभग पुरानी आयु मानी जाती है। देखिए यदि हम अलग अलग मान्यताएं देखें, अलग अलग यदि हम आयु सीमा की गणना के आधार देखें, जैसे कार्बन डेटिंग जो होती है C14, उसके यदि हम अर्धायु देखें तो लगभग 5730 साल है। यदि हम रेडियो आइसोटॉप डेटिंग की देखें तो उसमें अलग दे रखी है। परंतु यदि एक आयु की बात करें कि पृथ्वी तल की जो लगभग आयु वह कितनी है, तो वह आपकी 48.6 बिलियन वर्ष। ध्यान रखिएगा कितनी आपकी 48.6 बिलियन वर्ष। थोड़ी सी मिसप्रिंट है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। 48.6 बिलियन वर्ष इसका राइट आंसर है। और यदि हम इसको देखें तो लगभग खगोलीय प्रमाणों के आधार पर यदि हम देखें तो उसके आधार पर लगभग 45 करोड़ मानी गई है ना। और यदि हम रेडियम विधि से देखें तो उसकी है आपकी 4.6 बिलियन वर्ष। तो आप कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है? 4.6 बिलियन वर्ष भी इसका सही उत्तर है कि पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाएगी, तो वो मानी जाएगी 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन सूर्य ग्रहण में होता है, क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य ग्रहण कैसा होता है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, आपका सूर्य ग्रहण होता है। और मैं आपको बता दूं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ध्यान रखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान रखिएगा, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, जब इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो होगा आपका सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण होने के कारण सबसे अधिक बता कि आपको क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य ग्रहण होने के साथ अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हम आंखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें, इसका यही कारण है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे अधिक पराबैंगनी किरणें सूर्य से बोल सकते हैं कि उत्सर्जित होती हैं, इसलिए। और सूर्य ग्रहण कैसा होता है तो आपको बता चुका हूँ, सूर्य जब पृथ्वी के बीच सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब होता है आपका सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विली विली क्या है? आपको बताना है विली विली क्या है। आप सभी को ज्ञात होगा, विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला एक विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, या इसका अर्थ इसका मतलब होता है एक भीषण तूफान। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसको विली विली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया में किस तट पर आता है, तो ध्यान रखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अपनति और अभिनति संबंधित किससे है? देखिए अपनति यदि हम बात करें तो अपनति को इंग्लिश में कहता है एंटीक्लाइन और अभिनति को कहलाता है साइक्लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपनति और अभिनति की बात करें तो अपनति और अभिनति किससे संबंधित है, तो वह आपकी मोड से संबंधित, ध्यान रखिएगा, मोड से संबंधित है। तो अपनति और अभिनति किससे संबंधित है? आपकी मोड से संबंधित है। मतलब जो नवीन वलित पर्वतमाला में जो मोड पाए जाते हैं उनसे अपनति और अभिनति संबंधित है, जिसमें उत्तल और अवतल वाला जो सिस्टम होता है ना, वही से संबंधित है। देखिए जो चट्टानों की मोड़ होती है उन मोड से अपनति और अभिनति होती है। यदि मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं कि अभिनति और अपनति कैसे होती है तो देख लीजिएगा आप इसको। यदि हम मान के चलिए कि एक यह पर्वत श्रृंखला है, ठीक है,
यदि हम ये मान के चलिए एक वलित पर्वत श्रृंखला है और इसमें यदि हम अपनति की बात करें तो अपनति होगा ऊपर का हिस्सा और अवनति होगा आपका नीचे का हिस्सा। ध्यान रखिएगा, अवनति क्या होगा आपका नीचे का हिस्सा होगा। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये अभिनति होगा आपका नीचे का हिस्सा, अभिनति नीचे का हिस्सा। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभिनति कौन सा हिस्सा है, तो अभिनति नीचे का हिस्सा है और अपनति ऊपर का हिस्सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, वलित पर्वत में ये जो मोड़दार वलित पर्वत होते हैं इनमें अवनति और अभिनति होता है। अपनति में बता चुका हूँ, ऊपर वाला हिस्सा अपनति और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा आपका अभिनति होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 48। यह क्वेश्चन देखिए एक बार और पूछ चुके हैं, इसके पुराने वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो बिल्कुल, कि यदि आपको पर्थ से लंदन जाना है तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। तो पर्थ से लंदन जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा मेरे हिसाब से, मैं बताता हूँ, सेकेंड वाला। बिल्कुल, यदि आप पर्थ से लंदन जा रहे हैं तो पर्थ से अंकारा, अंकारा से पेरिस और पेरिस से लंदन इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा रास्ता की बात करें तो पर्थ से अंकारा, पेरिस और फिर लंदन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। बेगई क्या है। तो बेंगई आपको बताना है बेंगई क्या है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि बेंगई एक पश्चिम एशिया की जनजाति है। देखिए, बेंगई पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली एक जनजाति है जो अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है यह? अरब प्रायद्वीप में पाई जाने वाली पश्चिम एशिया में, आप बोल सकते हो कि जनजाति है। एक ही बात है, अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है मुख्य रूप से, और यह पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली एक जनजाति है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि बेंगई क्या है, तो पश्चिम एशिया की एक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका भारतीय संविधान से, कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है। तो आपको ज्ञात होगा कि इसका जो सही राइट आंसर है वह है आपका अनुच्छेद 51। बिल्कुल राइट आंसर इसका अनुच्छेद 51। देखिए, भारतीय संविधान के यदि हम भाग 4 की बात करें, डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के यदि हम भाग 4 की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, तो इनके अंतर्गत यह आता है जिसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 51 में आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है उसको इसमें समाहित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, डीपीएसपी बहुत जरूर पढ़िएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए किससे समाविष्ट किया गया है भारतीय संविधान में, किस अनुच्छेद को। तो वह क्या है आपका अनुच्छेद 51 भाग 4 डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा में लौटाना पड़ता है। तो ये देखिए, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको लगभग आपको 14 दिन का याद होगा। आपको राइट आंसर इसका 14 दिन। देखिएगा, गौर से सुनिएगा। देखिए, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय होगा वो कौन लेगा, वो निर्णय लेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। और जब राज्यसभा को धन विधेयक को अपने भेजा जाता है तो वो उसको 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है। यदि 14 दिन से अधिक रोकेगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पारित माना जाएगा। ठीक है, पारित माना जाता है। और यदि राज्यसभा उसमें संशोधन की मांग करती है तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको संशोधित करे, ऐसा कोई भी मानना बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि लोकसभा जो होती है उसको पावर होते हैं पूर्ण रूप से, उसका पूरा अधिकार होता है धन विधेयक पर। और धन विधेयक को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत एक संघीय राज्य है कैसे। स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का केंद्र राज्य में वितरण, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति या वित्त आयोग का गठन। तो देखिए, भारत एक संघीय वर्ड, क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, संघीय वर्ड मतलब इसमें जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है वह संघीय राज्य की एक बोल सकते हैं डेफिनेशंस को दिखाता है। तो भारत की यदि हम बात करें तो भारत एक विखंडनीय राज्यों का अविखंडनीय संघ है, इसलिए भारत को राज्यों का संघ भी कहा जाता है। ध्यान क्या लिखा है, भारत एक राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है, क्योंकि शक्तियों का वितरण इसमें केंद्र और राज्य में विभिन्न प्रकार से सूचियों के आधार पर भी किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यह चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो भारत एक संघीय राज्य कैसे है, तो शक्तियों के केंद्र और राज्यों में वितरण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसने मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 171(4) या अनुच्छेद 118 का 4। तो आप सभी को ज्ञात होगा राइट आंसर इसका आर्टिकल 75 का 3।
देखिए, यदि हम संविधान के अनुच्छेद 75(3) की बात करें तो उसमें जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद में होगी, तो वह होगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 में। तो ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव में स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं देगा, यह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोलेगा, यह केवल उच्च सदन में वक्तव्य दे सकता है, वह प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदस्य का सदस्य बनेगा। क्वेश्चन था कि यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है अर्थात राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट बिल्कुल भी नहीं दे सकेगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भारतीय संसद के किसी भी सदन का जो सदस्य होगा वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, फिर वो भले उच्च सदन का हो, राज्यसभा का, या वो फिर निम्न सदन या लोकसभा को, सीधी सी बात, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वह दोनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग भी ले सकता है, परंतु मतदान उसी विषय में करेगा जिसका वह सदस्य है। यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में ही मतदान करेगा। और ध्यान रखिएगा, लोकसभा प्रस्ताव जो है वो निम्न सदन में ही लाया जाता है और विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, फिर उसको लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाता है, फिर उस पर विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाती है। आपको याद है लोकसभा की जो फिर होता है, जो निम्न सदस्य होते हैं, फिर आगे कार्रवाई आप सभी को ज्ञात ही होगी। तो क्वेश्चन की अगर हम देखें तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में प्रधानमंत्री वोट नहीं दे सकता, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, कैसी? आपको बताना है। तो वित्तीय रूप से राज्य को केंद्र पर निर्भरता के रूप में, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जिस प्रकार नगर पालिका वित्तीय रूप से स्टेट पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार एक राज्य केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, किसके संबंधित? वित्त के रूप में संबंधित। ठीक है, वित्त के रूप में संबंधित, क्योंकि हमारे देश में जो वित्तीय संबंधी शक्ति हैं वो केंद्र सरकार को अधिक दी गई हैं। ठीक है, फिर विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय शक्तियों का विभाजन भी हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। तो अधिक संबंध यदि हम देखें वित्त के रूप में तो वो भारतीय केंद्र सरकार को दिया गया है, इसलिए आप कह सकते हैं इसका सही उत्तर वित्तीय रूप से राज्य को केंद्र पर निर्भरता हो सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 36, फिर से संविधान का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त किया गया है? आर्टिकल 249 में क्या पूछा गया है तो आप सभी को ज्ञात होगा यहाँ पर कि राज्य सूची के विषय में संबंध में राज्य हित में विधि बनाने की संसद की शक्तियां अनुच्छेद 249 में दी गई है। बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उनके संबंध में या जो राष्ट्रीय हित के विधि बनाने में हैं उनकी शक्तियां पूर्ण रूप से संसद को दी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 248 क्या कहता है? अनुच्छेद 248 कहता है कि संविधान में जो अनुच्छेद 249, माफ कीजिए 248 नहीं, माफ़ चाहूँगा इसके लिए, अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उनके संबंध में यदि राष्ट्रीय हित के रूप में यदि उनमें चेंजेस किए जा सकें या उनमें नियम बनाए या उनमें विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? तो वो दी गई है संसद को दी गई है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। डाक मतदान किसे कहते हैं? तो आप सभी को बता चुका हूं मैं, डाक मतदान कहते हैं। परोक्ष मतदान को डाक मतदान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रॉक्सी मतदान होते हैं ना जो, उनको भी डाक मतदान कहा जाता है। जैसे जिस मान के चलिए चुनाव आयोग में चुनाव के समय या किसी विभाग की, जैसे अर्धसैनिक बल है या विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हैं जो उनकी ड्यूटी लगी है और वो उस समय उनके स्थान पर जाकर मतदान नहीं दे सकते, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, परोक्ष मतदान या प्रॉक्सी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 इकोनॉमिक्स से संबंधित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य में एक गरीबी निवारण था, तो दूसरा उद्देश्य क्या था? तो देखिए, गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता, आपने सुना होगा, गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता ही पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से चली 1979 तक। ध्यान रखिएगा, 74 to 79 तक चली थी। 1 अप्रैल 74 से 31 मार्च 1979 तक समाप्त होनी थी, परंतु जनता सरकार द्वारा यह 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो कई बार पूछा जा चुका है, किसी भी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, उनका उद्देश्य जरूर याद कीजिएगा, किसी भी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था एक गरीबी निवारण, दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो देखिए, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर है इसका आपका महाराष्ट्र में।
देखिए सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना जो थी वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, महाराष्ट्र राज्य में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनको किसी प्रकार से सहायता दी जाए, उनको किसी भी आधार पर बोल सकते हैं कि रोजगार दी जाए, जिसमें रोजगार ये जो योजना थी इस पर जो व्यय हुआ करता था वो 75:25 के अनुपात में होता था। मतलब 75% केंद्र सरकार और 25% जो है वो राज्य सरकार इसमें बोल सकती थी कि अनुदान करती थी, व्यय पर अनुदान या खर्चा करती थी। और ध्यान रखिएगा यह योजना 2006 में लागू कर दी गई थी और इसको धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा दिया गया था। तो याद होना चाहिए आपको रोजगार गारंटी योजना के बारे में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कथन पढ़ लेते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के विकासोत्तर उद्यम सर्वाधिक हैं। आधारित संरचना के उद्योग में, उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग में या बुनियादी उद्योग में। तो देखिए भारत में यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में आधारित संरचना के साथ साथ बुनियादी उद्योगों पर यदि प्रकाश डाला जाए या उनमें अधिक से अधिक योगदान दिया जाए या उनको अधिक से अधिक विकसित किया जाए तभी हमारा देश विकास होगा, ना कि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग के आधार पर। तो इसका प्रथम और तृतीय वाला बिल्कुल राइट आंसर है कि भारत में यदि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना है तो आधारित संरचना और जो बुनियादी उद्योग हैं उनको किसी भी आधार पर बढ़ाया जाए, उनका किसी भी आधार पर उनका विकास किया जाए। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उनमें यही सिस्टम को लागू किया गया था जो 1956 से 1961 थी, उसका यही उद्देश्य था कि उद्योग का विकास किया जाए। और परंतु 1951 के कारण जब उदारीकरण हुआ तो उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग पर ज़्यादा विकसित हुए धीरे धीरे, और उसके बाद अब ये स्थिति वर्तमान में भी देखने को हमको मिल रही है। तो भारत में यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की बात करें तो आधारित संरचना के उद्योग और बुनियादी उद्योगों में विकास किया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास अधिक से होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 41। बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक और अबैंकिंग वित्तीय संस्था एनबीएफआई के बीच में क्या अंतर है? तो ये एनबीएफआई के बीच में यह अंतर है कि इसका राइट वाला आंसर है आपका 2 वाला, कि बैंक अपने जो ग्राहक हैं उनकी पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अन्य क्रियाकलापों में संलग्न रहता है। जबकि हम यदि एनबीएफआई की बात करें तो जो एनबीएफआई है यह बड़े उद्यमों की आवधिक लॉन्ग टर्म ऋण की पूर्ति कराता है। बिल्कुल सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल दिया रखा है। देखिए जो लॉन्ग टर्म्स जो ऋण होते हैं, जो लॉन्ग टर्म्स बोल सकते हैं कि आप लोन होते हैं, उनके लिए एनबीएफआई बना है। बाकी ये जो छोटा है आपका बैंक अपने ग्राहकों के साथ जो वित्त संबंधी अन्य सुविधा प्रदान करता है उनके लिए संलग्न रहता है। और एनबीएफआई का प्रमुख कारण उद्योग की अवधिक लॉन्ग टर्म्स जो ऋण होते हैं उनके लिए पूर्ति करता है। तो इसका सेकेंड वाला यहाँ पर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42। राजस्व के साधनों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह केवल संघ सरकार से संबंधित है? ब्याजार कर, उपहार कर या धत्ती कर, धन कर, भू राजस्व कर या चुंगी कर, आयकर, बिक्री कर, संघ उत्पाद शुल्क या निगम कर या सीमा शुल्क। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और कि राजस्व के साधनों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह केवल केंद्र सरकार को दिया गया है? तो संघ सरकार को दिया गया है निगम व सीमा शुल्क। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगा जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, या केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं तो राज्य सरकार उनको एकत्रित कर रहा है, राज्य सरकार रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो निगम कर और सीमा शुल्क कर ऐसा है, ध्यान रखिएगा, निगम कर और शुल्क कर ऐसा है जो संघ सरकार से डायरेक्टली संबंधित रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 43। निम्नलिखित में से किस कर का आयोजन केंद्र करता है किंतु संग्रह विनियोजित राज्य सरकार करती है? तो आप सभी को ज्ञात होगा स्टाम्प शुल्क। यह क्वेश्चन 2003 में भी आया था और 2010 में भी रिपीट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा स्टाम्प शुल्क एक बोल सकते हैं कि आप ऐसा टैक्स है जिसका संग्रह केंद्र सरकार करती है, परंतु जो विनियोजन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है? वो विनियोजन की प्रक्रिया की जाती है आपकी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिए आप कह सकते हैं कि विनियोजन की जो है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है टैक्स वाले ये 2003 में भी आया था, अभी 2008 की सीरीज़ में भी है और 2010 में भी पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, 3 बार आया है। तो ध्यान रखिएगा स्टाम्प शुल्क ऐसा शुल्क है जो केंद्र सरकार द्वारा संग्रह और विनियोजित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के समतुल्य पुर्जा कौन सा होता है? ट्रांजिस्टर, क्रिस्टलीय दोलित, डायोड या संतोलक चक्र। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में यदि हम लोलक घड़ी के समतुल्य पुर्जे की बात करें तो वो होता है आपका क्रिस्टलीय दोलित्र। इसका सही उत्तर क्या है आपका? क्रिस्टलीय दोलित्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तारे का रंग सूचक किसका होता है? तो आपको याद होगा तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। जैसे जैसे तारे का रंग देखिए आपने सुना होगा जितना तारे का रंग अधिक होगा उतनी तारे का जीवन काल भी
कम होगा। तो तारा किसका रंग का सूचक है? तो तारा को उसके ताप का सूचक है। तो तारे का रंग सूचक कौन है आपका? ताप का। तो ये थे आपके झारखंड पीसीएस में 2008 में आए हुए प्रारंभिक परीक्षा में पार्ट 1 में विभिन्न प्रकार से जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं उनको हमने यहाँ पर डिटेल बनाया है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।